बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, गिरफ्तारियां और तशद्दुद और तमाम तर हरबे इस वक्त नाकाम तो हो ही चुके हैं, लेकिन इस सारे के सारे मामले में अब कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी हैं। एक जानिब ताकतवर हलकों को रिजीम चेंज ऑपरेशन के एक्सपेरिमेंट में जो कैलकुलेशन थी उसके मिस कैलकुलेशन होने का इस वक्त अंदाजा हो चुका है और वो इसे तस्लीम कर चुके हैं और अपनी गलती जो है वो मानने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी पेशकश की बाजगश चल रही है और इस वक्त डीजी आईएसआई की तब्दीली के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया गया है। इस हवाले से मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि वजीर आजम के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो आईन में सबसे अहम तरीन ओहदा है, उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट का जो उम्मीदवार है वो भी सामने आ चुका है। वैसे तो सियासी जमातों के उम्मीदवार होते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के उम्मीदवार का नाम भी मंजर आम पर आ चुका है और लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने ताकतवरों की भी नींदें हराम करके रख दी। काफी ज्यादा पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास खत्म हुआ। 5 घंटे से जायद जारी रहने वाले इजलास में आर्मी चीफ, विफाकी वुजरा, चारों सूबों के वुजराए आला ने शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में एपिक्स कमेटी का अहम इजलास जुम्मे को गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में हुआ। इसमें वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हुए। इजलास में जो खिताब हुआ है उसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने तो इस इजलास का बाइकआउट किया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ, धौंस और बदमाशी और उसके साथ हमें इस तरह से आप साथ बिठाएं, ये हम नहीं चलने देंगे। और इसके अंदर जो बॉटम लाइन है वो ये है कि नेक्टा, सीटीडी और पुलिस की अपग्रेडेशन जो है उसका फैसला हो चुका है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने कहा है कि हम बतौर कौम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पाकिस्तान की बहादुर पुलिस है। केपी पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर लड़ाई लड़ी। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके की जगह का दौरा किया। आर्मी चीफ ने पुलिस अफसरान और अहलकारों से मुलाकात की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में केपी पुलिस की जुर्रत और खिदमात को सराहा और जानों का नजराना देने वाले पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश की। अच्छा, एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर एक जानिब तो इलेक्शंस जो हैं उन्हें डिले करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इवन दहशतगर्दी की नई लहर को हुकूमत इस वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग के अलावा अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए और इलेक्शंस डिले करने के लिए भी इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट और पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट जा चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी दिलचस्प समाअत हुई है। आपने इस समाअत का मुकम्मल अहवाल ज़रूर सुनना है। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बेसिकली पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि आप बताएं कि कब कराएंगे आप इलेक्शन, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। कल इस हवाले से पेशरफ्त हुई है। गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को खत का जवाब दे दिया है। गवर्नर ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करे। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज में होने दें और आप कैसे कह सकते हैं कि मुआशी सूरत हाल खराब हो चुकी है। इससे पहले भी मुआशी सूरत हाल खराब थी मगर इलेक्शन तो हुए थे। आला अदलिया के इस हवाले से मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं। विफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि 90 रोज पूरे होने में भी अभी काफ़ी वक्त है, जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि आप तारीख तो दें कि इलेक्शन कब कराएंगे, हम तो वो बात कर रहे हैं जो आइन में दर्ज है। वकील विफाकी हुकूमत ने कहा कि कोई ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन
इलेक्शन की तारीख दे दें, आप इतना काम कर रहे हैं, आप खुद इलेक्शन की तारीख दे दें। असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन पूरे मुल्क में होने हैं। ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी करते वक्त मुआशी सूरत हाल इनके जहन में नहीं आई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि असद उमर साहब, आज तो इलेक्शन कमीशन से खुश हो जाएं, आज इलेक्शन कमीशन आपके मौक़िफ़ पर आ रहा है। जिस पर पीटीआई रहनुमा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमें खुश होने का मौका तो दें, हम तो खुश होकर दिखाएंगे। अदालत ने असद उमर से इस्तफसार किया कि उस पर फुल बेंच बना दें, लेकिन पीटीआई ने फुल बेंच ना बनाने की इस्तदा कर दी। जारी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर जल्द अज जल्द फैसला चाहती है। गवर्नर पंजाब के वकील भी अदालत में पेश हुए और जवाब जमा कराने के लिए उन्होंने वक्त मांग लिया। टाइम टेकिंग और टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं। अदालत ने गवर्नर पंजाब के वकील से इस्तफसार किया कि आपको कितना वक्त चाहिए, जिस पर वकील ने बताया कि मुझे 7 दिन का वक्त चाहिए। असद उमर ने कहा कि 7 दिन मजीद जवाब के लिए देंगे तो काफी वक्त गुजर चुका होगा। 7 रोज का वक्त देने का मतलब असम्बली तहलील को 22 रोज हो चुके होंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि असद उमर साहब, आप अदालत आ गए हैं तो बेफिक्र हो जाएं, 4-5 रोज से कुछ नहीं होगा। यानी उन्होंने इस जानिब इशारा किया कि जाहिर बात है अदालत आ गए हैं तो अब आपको इंसाफ मिलेगा। और बिलाशुबा उन लोगों के लिए जो इलेक्शंस को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, जो इलेक्शंस को धकेलना चाह रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़े धचके के तौर पर यह खबर आएगी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने केपी और पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात और कौमी असम्बली की 86 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों पर मुशावरत के लिए 7 फरवरी को इजलास भी तलब कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मेंबरान, सेक्रेटरी ECP और दीगर सीनियर अफसरान शरीक हुए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पंजाब केपी असम्बली और कौमी असम्बली की 86 नशिस्तों पर इलेक्शन पर ब्रीफिंग दी और इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं उस हवाले से बताया गया है कि आइंदा इजलास मंगल 7 फरवरी को होगा। आइंदा इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब KP शरीक होंगे, IG पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी शरीक होंगे और इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी। अब जाहिर बात है इसमें लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उन पर भी बात होनी चाहिए, उसको भी देखना होगा और उसे किस अंदाज में लेकर चलना है। मैं ये समझता हूं कि उस पर भी बड़ी तफसीली किस्म की बात होनी है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कुछ और डेवलपमेंट्स भी बता दूं। आपको पता है कि अंसार अब्बासी साहब जो हैं सीनियर साफ़ी हैं और इससे पहले भी वो इदारों के कासिद के तौर पे स्पेशली पिछले 10 महीने में बाजवा साहब के जो दौर था उसमें वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सी मुस्तनद खबरें, उनके अंदर की खबरें देते रहे और अभी उन्होंने एक इंकशाफ किया है और ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ और मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के एपॉलिटिकल होने पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा जी, तो अंसार अब्बासी साहब जो इन्होंने ये बताया है कि शाहिद खाकान अब्बासी जब वो इमरान खान के दौर में अंदर थे तो उन्हें 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की गई। अच्छा, इससे पहले भी एक स्टोरी मार्केट में आ चुकी है कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को बुलाया और कहा कि आप अपने भाई को धोखा दे दें, भाई को डिच करा दें और आपको हम बना लेते हैं जी वज़ीर आज़म और आप हमें बताएं कि आप अपनी कैबिनेट में किस किस को शामिल करेंगे, बंदे बताएं। तो शहबाज शरीफ ने, ये हामिद मीर साहब की वर्जन ऑफ द स्टोरी है तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये तो मैं अपने बड़े भाई से पूछ के बताऊंगा। शहबाज शरीफ ने अपने भाई से वफा कर दी, जिसके बाद इमरान खान पर जो पैसा लगाने का फैसला किया इस्टेब्लिशमेंट ने, एक तरह से ये टर्म आप यूज़ कर सकते हैं कि इमरान खान पे उन्होंने बैट लगा दी। ये उनका वर्जन ऑफ द स्टोरी है और अब इसके अंदर एक नया वर्जन आया है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उनसे 2 मरतबा रब्ता किया गया कि आपको वज़ीर आज़म बना देते हैं। ज़ाहिर बात है इस तरह से जो मुझे लग रहा है कि सांप मर जाए लाठी भी ना टूटे, इमरान खान से भी छुटकारा मिल जाए, नवाज शरीफ से भी छुटकारा मिल जाए, एक तीर से 2 शिकार कर दिए जाएं। और शाहिद खाकान अब्बासी, अगर इस तरह की बात मान ली जाए तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे तायात कायद जो हैं नवाज शरीफ साहब, उनसे बात करें, मुझसे ऐसी बात ना करें। और इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि जो गुज़श्ता जनरल बाजवा का दौर था उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट थी, इस्टेब्लिशमेंट तब्दील हो जाती है, कुछ वक्त लगता है, मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाती है, लेकिन नए चीफ़ के आते साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील होती है उसके बाद वो अपनी टीम लाते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें लेके चलते हैं। तो ये बात एक तरह तो जनरल बाजवा के एपॉलिटिकल होने और न्यूट्रल होने के ऊपर ये सवालिया निशान लगाता है। दूसरा, इसमें यह वाज़ेह होता है कि शायद पिछली जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार, वैसे तो सियासी जमातों का उम्मीदवार होता है ना, तो उसका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार जनाब इज़्ज़त माब शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे। तो अब देखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब अगर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये मामलात किस तरह के हो जाएंगे। अच्छा, अब इस सारे के सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना बड़ी ज़रूरी हैं। और एजाज़ुल हक साहब का आपको पता है कि एजाज़ुल हक साहब जो हैं वो
इदारों के भी बड़े करीब रहे हैं और पिछले गुज़श्ता चंद महीनों के अंदर उन्होंने खुद को साबित किया कि वो हक़ और सच के साथ हैं। इमरान खान साहब और इदारों के दरमियान भी जो खलीज है वो गहरी ना हो, इसकी भी कोशिश करते रहे, बड़ी मुखलिसाना कोशिश करते रहे और होनी भी नहीं चाहिए खलीज, सब ने मिल के मुल्क के लिए काम करना है। तो उन्होंने एक चीज़ उनके वाले से बताई जा रही है कि उन्होंने कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट को अपनी गलती का एहसास हो गया कि ऑपरेशन रिजीम चेंज जो था वो एक मिसकैलकुलेशन था और बाजवा दौर के अंदर जो कुछ किया गया वो गलत था। ये तो हम चीख चीख कर कहते रहे हैं, देर आयद दुरुस्त आयद, अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका सद्देबाब करते हुए और चीज़ें दुरुस्त होती हुई नज़र आनी चाहिए ताकि पूरी कौम का जो एतमाद अपनी फ़ौज से मोहब्बत है, हम अपने 6 लाख फ़ौजी जवान से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, वो हमारे बगैर कुछ नहीं है, हम उनके बगैर कुछ नहीं है। और जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि इस मुल्क के लिए इस मुल्क की फ़ौज इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इस बात के ऊपर यकीन रखता हूँ। और हम अपने फ़ौजी जवान 2-3 लोगों की पॉलिसीज़ की वजह से हम अपने फ़ौजी जवान का कर्ज़ नहीं उतार सकते। मैं पूरी ज़िंदगी सहाफ़त करता रहूँ, मैं पूरी ज़िंदगी बोलता रहूँ, मैं पूरी ज़िंदगी तकरीरें करता रहूँ, लेकिन मैं जितने मर्ज़ी लफ्ज़ अदा कर लूँ इस मुल्क के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि उस एक लफ्ज़ का मैं कर्ज़ नहीं उतार सकता जो एक जब जवान शहीद का जस्दे खाकी घर आता है और उसका वालिद अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, कभी शुक्र अदा करके देखो जवान लाशे पे, नहीं होता, वो करते हैं, वो बड़े अजीम लोग हैं। अच्छा, इस सब के अंदर अब कुछ और चीज़ें भी हैं जो इस वक्त सामने आई हैं और इस वक्त एक फयाज़ राजा साहब ने वर्जन ऑफ दी स्टोरी दिया है कि इमरान खान साहब चूँकि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को एक ख़त लिख चुके हैं जिसमें वो कह चुके हैं कि इदारों के सियासी जो इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, उसका नोटिस लिया जाए, इदारों के अंदर मौजूद काली भेड़ों की निशानदही की जाए, उनके खिलाफ ना सिर्फ नोटिस लिया जाए बल्कि उनका एक्शन लिया जाए। अब उसके बाद इमरान खान साहब तक एक पैगाम भेजा गया है कि इमरान खान साहब, ज़ाहिर बात है एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि अगला वज़ीर आज़म इमरान खान है। इस चीज़ को ना सिर्फ मुल्क के अंदर मौजूद बल्कि इंटरनेशनल सर्वेज भी वाज़ेह कर चुके हैं। IMF इसीलिए तो कह रहा है कि खान के साइन कराओ मुआहदे पे, वरना कौन कहता है खान के साइन इसलिए कि उसने ही आना है हुकूमत में और उसी ने चीज़ें आगे लेके चलनी है। हम इन पर एतमाद क्यों करें जो चंद दिन के मेहमान हैं, जिन्हें खुद नहीं पता वो उन्हें कौन लाया है, वो क्यों आए हैं और वो क्या करने आए हैं और वो कब तक हैं। तो ज़ाहिर बात है IMF भी इस मामले में सच्चा नज़र आ रहा है, लेकिन इमरान खान साहब को अपेरेंटली फयाज़ राजा साहब की स्टोरी है, उन्होंने ये वर्जन दिया है कि पैगाम भेजा गया है कि अगर आपको इस सब के ऊपर एतराज़ है तो हम आम इंतखाबात से पहले जो इंटेलिजेंस का सेटअप है उसमें बड़े पैमाने पे तब्दीलियां कर सकते हैं ताकि वो जो नेम्स लिए जाते हैं, वैसे भी आप देख लेना XY और DTR, ये सारे नाम जो लिए जाते हैं वो एक तरह से एतराज़ात जो हैं वो कम हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि इदारे जो हैं वो गैर मुतनाज़ा ही रहने चाहिए और उनके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो इदारों को भी चाहिए कि वो इस तरह के इक़दाम करें कि वो अवॉइड हो। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। इस पर इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ होता है, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।